नमस्कार साथियों। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि रोजगार सिर्फ आज का सहारा नहीं, कल का सपना भी है। रोजगार को नज़रअंदाज करना भविष्य को अंधेरे में ढकेलना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पर। भारत में बेरोजगारी दर क्या है, दोनों आंकड़ों पे का कंपेयर करेंगे, सीएमआई डेटा और पीएलएफएस का। दोनों के अनुसार कितनी बेरोजगारी दर है, अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, मेल और फीमेल जेंडर वाइज देखेंगे और इसको लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, और इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के बारे में, जो मतलब क्या है करंट जो बेरोजगारी दर कितनी है। तो जो पी ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वे है, जो पीएलएफ डेटा के अनुसार क्या है, 3.2% क्या है, यानी 100 में से क्या है 3 या 4 लोग, मतलब 3 से ज़्यादा लोग क्या है ऐसे मतलब बेरोजगार हैं। यानी 1000 में बात करें तो 32 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि क्या बेरोजगार हैं गवर्नमेंट सर्वे के अनुसार। इसी प्रकार से अल्टरनेटिव डाटा जो सीएमआई जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, जो कि क्या है एक तरह से एक निजी संस्था जारी करती है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बॉम्बे में, ठीक है। तो भारतीय के जो भारत के जो इसके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या करता है, रिपोर्ट जारी करने का काम रहता है इसका। तो इसके अनुसार क्या है 9.2% क्या है, मतलब एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है, जिसका मतलब 100 में से बात करें तो 9 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि क्या बेरोजगार हैं, या 1000 में से बात करें तो 92 लोग ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, रूरल इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से हुआ है। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल कंपेरिजन करें, ये जो है मतलब 2017-18 में क्या थी, मतलब 6% थी, 6% से कहाँ पे 3% पा 3.2% पा गई, ठीक है ना, 2023-24 में, ठीक है ना। ग्लोबल बेंचमार्क कितना है इसका, 4.17% वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो, यानी ग्लोबल बेंचमार्क जो है रिपोर्ट्स के अनुसार जो वर्ल्ड बैंक जो जारी करती है उसके अनुसार कितना 4.17%, ठीक है। इसी प्रकार से 2012-13 की बात करें हम, जब यूपी की गवर्नमेंट थी, तो उसके उसमें जो गवर्नमेंट जो थी उसमें कितना था 2.2%, मतलब क्या था यूजुअल स्टेटस था उसका बेरोजगारी दर का, और 3.4 क्या था करंट वीकली स्टेटस। तो यूजुअल स्टेटस क्या है, जिसने मतलब जो है 365 दिन काम करा हो किसी व्यक्ति ने, तो वो क्या यूजुअल स्टेटस में आता है, ठीक है ना। और जो करंट वीकली स्टेटस क्या है, जैसे मान लीजिए वीक में 1 घंटे भी काम कराए तो जो मतलब रोजगार की श्रेणी में आ जाता है वीकली स्टेटस। तो इसमें क्या 3.4, यानी बात करें तो मतलब 1000 में से तो 34 लोग ऐसे थे, और 2.2 की बात करें तो मतलब 22 लोग मतलब ऐसे थे। उस समय क्या था, सीएमआई डेटा जो था मतलब वो भी 2016 में आया सीएमआई डेटा, और पीएलएफएस डेटा भी 2017-18 में आया। उस समय मतलब अस्तित्व में नहीं था। उस समय एनएसएसओ डाटा जो सरकारी डाटा था, ये क्या करता था, रिपोर्ट जारी करने का काम करता था उस समय गवर्नमेंट। अब बात कर लेते हैं स्पाइक कितना हुआ है, मतलब बढ़ोतरी कितनी होगी अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हम देख पा रहे हैं, तो इसमें मई 2021 में जो था 8.2% क्या था इंडिया का था टोटल, मतलब। और इसमें 10.1% किसका था, अर्बन एरिया का। यानी जो ऑरेंज कलर में जो दर्शाया गया ये अर्बन एरिया, और जो हल्का ब्लू कलर में दर्शाया गया मतलब ये क्या है इंडिया के ओवरऑल दिखा रहा है। और रूरल एरिया का क्या है जो हल्का सा ब्लैक सा है, मतलब डार्क सा जो हो रहा है, ठीक है। तो 7.4% क्या था, मतलब इसका था, मतलब रूरल एरिया का था, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये जो मई 2023 तक की बात हो गया, मतलब 14.7% और 17.4%, या मतलब हाइक देखने को मिला है यहाँ पे। अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मतलब 7.4%, यानी 7.1। तो इसमें क्या है अर्बन एरिया में क्या हो गया 10 से क्या हो गया 17.4% हो गया। इसी प्रकार से 7.4% का कितना हो गया 13.45% हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं नीचे, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 30 दिन में, वो क्या एवरेज परसेंटेज जो था मई की 2021 में क्या था, जो एवरेज जो था मतलब वो 10.3% था, ठीक है ना। इसी प्रकार से शहरी इलाके का था 12.2%, और ग्रामीण इलाके का था 9%, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है एवरेज में, ठीक है ना। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है उसमें अर्बन एरिया में। तो ये तो होगी अर्बन एरिया की बात। अब बात करते हैं कि जो है स्टेट वाइज स्टेट क्या मतलब आंकड़े हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं जरा। तो स्टेट वाइज में JNK टॉप क्या है, JNK जो जम्मू एंड कश्मीर क्या है वो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या टॉप है, ठीक है ना। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं का है। और 15 से 29 ईयर एज ग्रुप में जो जनवरी टू फरवरी मार्च, ठीक है ना।
तो ये कुछ आंकड़े हैं जैसे कि स्टेट वाइज आंकड़े हैं जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक के, ठीक है ना। इसमें केरला क्या है अनएम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल टॉप पे है। वैसे फीमेल्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर है। जे क्या मतलब सेकंड नंबर पे, और तेलंगाना क्या है थर्ड नंबर पे। राजस्थान 24% मतलब है, और इसमें 23.3। इसी प्रकार से जो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है वो दिल्ली की है 3.1%, ठीक है, और गुजरात की 9%, हरियाणा की 9.5%, कर्नाटका की इतना, MP 12.1%। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो दिल्ली में मतलब जो है लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है, उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पे जो मतलब इंडस्ट्री का होना, मतलब इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर्स का होना, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का होना, तो इससे क्या काम की मतलब रोजगार के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में JNK टॉप पर है, और मेल्स में बात करें तो मेल में तो केरला है, जाहिर सी बात है। और लो फीमेल्स अनएम्प्लॉयमेंट में रेट में बात करें तो दिल्ली है लो, मतलब सबसे कम, और यहाँ पे भी जो मेल्स के मामले में भी दिल्ली है, ठीक है ना। तो ये कुछ आंकड़े थे जिस पर हमने बात करी। आगे चलते हैं ज़रा। 2017 अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स जो था PLFS, और उसमें क्या है उसके कुछ मतलब कंट्रोवर्शियल डेटा आया था। PLFS क्या है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो ये 2017-18 में क्या है अस्तित्व में आया। इसको क्या है NSO के द्वारा, जो NSO का ही एक वो है संगठन है PLF, जो NSO के द्वारा ही जारी किया जाता है PLFS के नाम से डेटा जो है। और इसी प्रकार से CMI डेटा क्या वो निजी है, जो 2016 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। तो ये जो आगे जो डायग्राम है उसमें जो 2017 से लेकर 24 तक का दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लू लाइन में PLFs को, रेड लाइन में CMI को दिखाया हुआ है। PLFs लाइन में क्या 5 से 6% मतलब जो एनुअली दिखाया, मतलब लोअर अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया गया PLF के अनुसार जो। इसी प्रकार से CMI क्या 7 से 10% की बात करता है, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा मंथली के हिसाब से, ठीक है ना, मोर वोलेटाइल और ये सब सारी चीज़ें। इसी प्रकार से कोविड की बात करता है, मतलब डिफरेंस लाइक 2020 कोविड का इम्पैक्ट पड़ा, कोविड में मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये डेटा है, ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड जो PLF वर्सेस CMI है, उनके मतलब पूरा उसमें आंकड़ों में अंतर है। तो ये सारी चीज़ें PLFS जो एनुअली करता है, और ये CMI का मंथली एवरेज के हिसाब से इसके उसमें है। अब आगे चलते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे कि AM जिगेश साहब ने लिखा है दी हिंदू में, जो व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमंग द यूथ, सॉरी। तो यूथ में जो हाई मतलब देखने को मिला है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। तो तो ये आप देख पा रहे होगे कि इसमें क्या है, जो आर्टिकल्स जो बोल रहा है ये कह रहा है कि 2011 में जो था 2000 में, सॉरी सन 2000 में क्या था 18% जो बेरोजगारी थी किसमें युवाओं में, ठीक है ना, जो 18+ हैं, और 35% हो गई मतलब 2022 में। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब 18% इंक्रीमेंट हो गया। तो ये ज़्यादा क्या हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली युवाओं में देखने को मिली है। वर्किंग एज पॉपुलेशन में 15 to 59 मतलब एज के लोग वाक़ क्या काउंट किया जा सकते हैं, काउंट किए जाते हैं, सॉरी। जो मैंने भी बताया था कि जो मतलब यूथ की जो एज बताई थी 18+ नहीं 15+ मतलब लगा के, और एक सर्टेन टाइम सर्टेन एज ऑफ लिमिट तक रहती है। ये आर्टिकल से ये भी बताता है कि जेंडर गैप की समस्या यहाँ पे देखने को मिली है कि आप देख पा रहे होंगे कि 61.4% क्या था मतलब यंग मैन जो थे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो यंग वुमेन्स में कितना देखा 21.7%। तो इसमें आप देख सकते हो कितना जेंडर गैप है, मतलब क्या मेल्स ज़्यादा हैं और फीमेल्स मतलब कम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स में, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं ज़रा। अब बात कर लेते हैं कि जो एक डेटा है जो 2021-22 से 2023-24, इसमें क्या हुआ 22 IIT 23 IIT में से 22 जो हो क्या है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला प्लेसमेंट रेट्स का, ठीक है ना। तो इसमें जो ये बताता है कि इसमें 90% जो BTech स्टूडेंट है IIT में वो क्या प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, मतलब सिक्योर करने के लिए जॉब, और मतलब क्या है 80.25% क्या है इसमें डिक्लाइन देखने को मिली। इस प्रकार से आगे बात करें तो जो NIT और IIIT है उसकी भी सिचुएशन मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, और 25 IIIT में से 23 जो ऐसे हैं जिस पे क्या है मतलब जहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब 2021-22 के कंपेरिजन में मतलब क्या है 10% का मतलब ड्रॉप देखने को मिला है।
और जो 31 एनआईटी हैं, इन 31 एनआईटी में से 27 एनआईटी में एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें क्या है, सैलरी में क्या देखने को मिला, सैलरी पैकेज में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। मतलब सैलरी बहुत मतलब कम पे मतलब हायर किया जा रहा है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स की तुलना में एनआईटी का जो एक एवरेज पैकेज जो 3 लाख पर एनम है, मतलब अब पहले क्या ज़्यादा हुआ करता था, तो इसमें भी क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या डाउनफॉल देखने को। और 10.77% लोग वाक क्या है इसमें 1 ईयर्स में ड्रॉप हुआ है मतलब। अब बात कर लेते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उसमें जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि हु इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये थोड़ा डायग्राम है, इस पर थोड़ा नज़र मार लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। तो ये क्या है, इंडियन वर्किंग, नॉट वर्किंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि नॉट वर्किंग। तो इसमें 601 मिलियंस क्या थे, मतलब वर्किंग लोग थे, इंडियन वर्किंग थे। 467 मिलियन क्या है वर्क फोर्स है, ठीक है ना। 467 क्या है वर्क फोर्स है, और 30 मिलियंस क्या है। तो ये जो 2017-18 की बात कर रहे हैं, 17-18 में क्या था, मतलब 30 मिलियन क्या थे, मतलब अनएम्प्लॉयड थे। इसी प्रकार से 2022-23 से इसका कंपेयर किया तो 20 मिलियंस रह गए, मतलब क्या है इस तरीके से, मतलब मतलब 2017 से लेकर 22, मतलब 5 साल से मतलब इतना कुछ देखने को मिला। और अब बात करें मेल्स की, तो मेल 14 मिलियन है, और क्या फीमेल्स की बात करें तो 6 मिलियन क्या बेरोजगार हैं, ठीक है ना। और बात करें वर्किंग एज में 551 मिलियंस क्या है वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेबर फोर्स में क्या है 433 मिलियंस है, और 78.5% क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा। और वर्कफोर्स कितने बने, मतलब उसमें थे 419 मिलियन, ठीक है ना। तो इसमें क्या अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो गए, मतलब 14 मिलियन लोग क्या अनएम्प्लॉयमेंट हुए, ठीक है ना। तो इतने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाई, इसलिए जो 14 मिलियन जो मेल्स हैं वो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार रह गए, ठीक है ना। और नॉट इन लेबर फोर्स में मतलब 119 मिलियन लोग ऐसे हैं जो क्या है मतलब लेबर फोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो ये लेबर फोर्स की बात हो रही है। इसी प्रकार से वर्किंग एज फीमेल्स का आंकड़ा देख लेते हैं। 122 मिलियंस क्या थी वर्किंग एज पॉपुलेशन थी फीमेल्स की, ठीक है ना। लेबर फोर्स कितना था 193 मिलियंस था। 37% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा, मतलब इसमें से इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वर्क फोर्स बने 187 मिलियन, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रह गए 6 मिलियन, ठीक है ना। तो 6 मिलियन क्या रह गए बेरोजगार रह गए। नॉट इन लेबर फोर्स में क्या 329 मिलियन ऐसी आबादी है जो क्या है लेबर फोर्स में नहीं है। तो लेबर फोर्स की बात हो रही थी ये। तो अब ग्रेजुएट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि जो है स्नातकीय लोग क्या सबसे ज़्यादा मतलब बेरोजगार हैं इंडिया में। तो इसमें जो है कैटेगरी बनी हुई है, डायग्राम के अनुसार समझते हैं हम। जो तो आप देख सकते हैं कि नॉट लिटरेट ऐसे लोग हैं, मतलब 0.2%, वो क्या है बेरोजगार हैं, वो क्या बेरोजगार हैं। इसी प्रकार से जो लिटरेट लोग हैं जो 0.5%, वो क्या है लिटरेट एंड अप टू प्राइमरी, मतलब 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, ऐसे 0.5% लोग क्या बेरोजगार हैं। 1.7% लोग ऐसे हैं जो क्या है मिडिल मतलब मिडिल स्कूलिंग के हैं, यानी 6 to 8 तक पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वो लोग क्या है मतलब बेरोजगार हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी 9 to 10 मतलब पढ़े 2.2% ऐसे लोग हैं। हायर सेकेंडरी की बात करें तो 11, 12 यानी जो इसमें 11वीं 12वीं तक पढ़े हुए हैं वो 4.6% मतलब ऐसे लोगों की मतलब बेरोजगारी दर है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज जैसे कि मतलब ITI वगैरह हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है ना, और भी कई सारे टाइप के डिप्लोमा होते हैं। तो ऐसे 12.2% ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या बेरोजगार हैं। 13.4% ग्रेजुएट में, मतलब जैसे BTech हो गए, BSc हो गए, ठीक है ना, BCom हो गए, तो ऐसे लोग हैं मतलब, और BCA, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गए, ठीक है ना, B फार्मा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हैं तो जो क्या है मतलब MBBS भी ग्रेजुएट में ही आता है, जो है MBBS कोर्स जो होता है, ठीक है। तो इसमें सारे जो 13.4% ऐसे लोग हैं, मतलब क्या है बात करें 100 में से 13.4% ऐसे लोग हैं ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मतलब जो कि क्या बेरोजगार हैं। 12.1% लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जैसे कि MA MSc, ठीक है ना, और MTech और ये सब क्या वो भी बेरोजगार हैं, ठीक है ना। इसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर द ईयर्स, मतलब क्या है समय के अनुसार, वो जो सालों के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि 2017-18 में क्या थी 6% थी, फिर घटते घटते फिर 5.8% हुई। 2019-20 में 4.8% हुई। 2021 में 4.1। 2022-23 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3.2% है, लेकिन जो प्राइवेट एजेंसी जो बात करती है उसके अनुसार जो मतलब ज़्यादा है, ठीक है। जेंडर वाइज जो ब्रेकअप 2.9% फीमेल जो क्या है ऐसे मतलब बेरोजगार है। 3.3% लोग क्या मेल्स बेरोजगार है, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें। ये जो आंकड़ा है 2017-18 से लेके 2021-22 और मतलब 2022 तक के आंकड़ों को लेकर लिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या 7.35 लाख जॉब क्या थी, मतलब जो अप्रैल के महीने में जब कोविड का दौर चला था उसमें क्या थी, लॉस्ट हो गई थी बहुत सारे लोगों की। तो उस समय बहुत बड़ा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस देखने को मिला था। 39.08 करोड़ लोग थे जो क्या थे, सैलरीड और नॉन सैलरीड लोग थे, मतलब टोटल जो थे। तो वो लोग क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं ज़रा, ये कोविड-19 का मैंने दिखाया था। अब रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, मतलब भिन्नताएँ क्या है मतलब। तो वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। केरला का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या केरला में है, 29.9%, ठीक है ना। यूथ एम्प्लॉयमेंट में यूथ एम्प्लॉयमेंट इसका क्या है, 47.1% है फीमेल्स में, ठीक है ना। और हरियाणा का 37.4% 2022 के अनुसार। जो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या मध्य प्रदेश में 3.2%, ओडिशा में क्या है 0.9% है। अर्बन वर्सेस रूरल की बात करें तो अर्बन एरिया में 14.7% और रूरल एरिया में कितना 8.5% है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रीजनल डिस्पैरिटीज थी, मतलब क्या है क्षेत्रीय भिन्नताएँ थी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ज़रा। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं ज़रा, जेंडर एंड द यूथ चैलेंजेस। तो यहाँ बात कर लेते हैं ज़रा, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, जेंडर एंड द यूथ चैलेंजेस में फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, 18.5% था जो जून 2024 में। तो बढ़ के क्या हुआ, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ गया तो 41.7% हो गया FLPR 2023-24 में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कितना था 15%, नेशनल एवरेज था। लक्षद्वीप का क्या 36.2% था और 79.7% फीमेल्स में, जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब लक्षद्वीप का जो फीमेल्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में वुमेंस लेबर फोर्स स्टेटिस्टिक्स है, ये पाई चार्ट बनाया हुआ, ठीक है। 23% फीमेल्स क्या थे लेबर फोर्स में मतलब वर्क करती हैं, 77% क्या मेल्स हैं। यूथ की बात करें तो 32% मिल जाएंगे यूथ और 68% क्या अदर एज ग्रुप्स रहता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों में गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या क्या वो इनिशिएटिव पहल की है, मतलब इसके बेरोजगारी को लेकर। तो ई श्रम पोर्टल पे क्या है 13.51 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स क्या रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है ना। और EPFO फॉर्मलाइजेशन यानी ई श्रम पोर्टल्स के अनुसार जो मतलब गवर्नमेंट के पास में डेटा है कितने लोग बाग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स में क्या रजिस्टर्ड हुए हैं। EPFO फॉर्मलाइजेशन में क्या 31.31 लाख क्या न्यू जॉब्स मतलब क्रिएट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में। 61% जो अंडर एज क्या 29 के। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बात करें तो 1.57 करोड़ ट्रेंड हुए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मुद्रा योजना, PM एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं स्कीम फॉर द वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने। मनरेगा चल रही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। इसमें क्या है मतलब मेल फीमेल दोनों काम कर सकते हैं। एक दीनदयाल अंत्योदय योजना है, DNRLM बोलते हैं शॉर्ट में। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से स्टेप चल रहा है। PMY चल रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नेशनल क्रैच स्कीम, ठीक है। तो ये कुछ है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कर रखा है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। स्किल गैप है 10% वर्कफोर्स का स्किल वर्सेस 60% क्या है डेवलप्ड नेशन में, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशन की बात करें, अपना भारत तो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि सेक्टरल इम्बैलेंस की बात करें तो 44% वर्कफोर्स है किसमें एग्रीकल्चर्स में और 25% इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स की बात करें तो 13% क्या GDP में लोएस्ट कब से 1967 से लेके। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी के 85% वर्कफोर्स है वर्कर्स हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है ना। तो उसमें क्या है सोशल सिक्योरिटी कमी है, हालांकि क्या उसमें सोशल सिक्योरिटी कमी है। तो अब चलते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है ना, भविष्य के अवसरों के बारे में। तो ग्रोथ सेक्टर्स में बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें क्या है हाई क्वालिटी जॉब क्या पोटेंशियल जो मतलब देखने को मिल सकता है आगे। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है जैसे कि वो क्या कर सकता है चाइना को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। उसका लक्ष्य क्या है चाइना को रिप्लेस करना है। और पॉलिसी की क्या आवश्यकता है, लेबर लॉ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, FDI इंसेंटिव्स की आवश्यकता है एंड टैरिफ रिडक्शंस की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है पॉलिसी हमें लानी पड़ेगी, लेबर लॉ रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, FDI इंसेंटिव लाना पड़ेगा, टैरिफ में क्या है रिडक्शन करना पड़ेगा।
टैरिफ और अभी भी देखने को मिल रहा है अमेरिका में, जो ट्रम्प साहब ने उन्होंने बहुत सारी कंट्री पर टैरिफ लगा दिए हैं। चाइना पे जबकि 131% मतलब टैरिफ लगाया है, उनके बदले में मतलब रेसिप्रोकल टैक्स उन्होंने टैरिफ लगा दिया है चाइना ने भी, और बहुत सारी कंट्री भारत पर भी टैरिफ लगाया है। तो हमें भी जो टैरिफ अगर कुछ लगता है कि जहाँ से इंसेंटिव्स मिल सकता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हमको भी क्या है टैरिफ कम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इससे क्या, और जो इन्वेस्टर आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर, वो क्या निवेश करेंगे, जिससे क्या जॉब का क्रिएशन होगा, ठीक है ना। भारत में बहुत सारी जैसे विदेशी कंपनियाँ आई हैं तो उन्होंने बहुत सारी जॉब क्रिएशन की है, ठीक है ना। अगर विदेशी कंपनियाँ चली जाएँ तो भारत में और जॉब का बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। अब आगे, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन, कॉल टू एक्शंस क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रोग्रेस कर सकते हैं, फॉर्मलाइजेशन है ना, फीमेल पार्टिसिपेशन है, फीमेल का पार्टिसिपेशन आपको पता ही, जाहिर सी बात है कम है, तो उसमें क्या पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी बढ़ा सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट की अर्जेंट नीड है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सुनवाई होंगी। और भी क्या है, गवर्नमेंट को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री खोलने की ज़रूरत है, और मतलब एफडीआई ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, मतलब उनको लुभाया जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ताकि इंडिया में वो करें मतलब, और इससे रोज़गार क्रिएट होंगे। और भी बहुत सारे रीजन से मतलब, जिससे क्या मतलब बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। और कुछ लॉ बनाए जाएँ जहाँ पे क्या मतलब एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेबर्स का होता है, एम्प्लॉय का होता है, तो ऐसी कुछ बॉडी क्रिएट किए जाएँ ताकि जो अपनी वो कंप्लेन कर सकें, ताकि रोज़गार भी उनको प्रॉपर मिल सके और रोज़गार से ऐसे आसानी से निकालना जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और बहुत सारी कुछ नई स्किल्स जो अभी और लाने की ज़रूरत है, जबकि स्किल्स तो चल ही रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग ट्रेंड भी हुए हैं, लेकिन और भी ज़्यादा इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या करता है, एक तरह से एम्पावर बनाता है ऐसी युवा के अंदर, ताकि वो जो जॉब लेने में क्या है मतलब सशक्त बन सके। जैसे कि टीम बिल्डिंग हो गया, ठीक है, और टीम बिल्डिंग्स हो गया, डिजिटल लिटरेसी हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब ये जो इसमें जो सिखाई जाती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और थैंक्स अ लॉट, वॉच आवर वीडियो, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब इन आवर चैनल।